नमस्कार दोस्तों, आईक्यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 32 जो किसके बारे में बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम इस वीडियो में आर्टिकल नंबर 32 के दो मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आर्टिकल 32 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 32, और उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल नंबर 32 किसके बारे में बात करता है, इसके क्या क्या प्रोविजन है, कौन कौन से प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 32 के अंदर दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस बात के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपने है क्यों, इसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में महत्व क्या है, क्यों इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट नंबर 3 है वो किसके बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और इस पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर और 35 तक गिवन है। तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक किसके बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और ये फंडामेंटल राइट्स वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो अपने इंडिया में हर एक नागरिक को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के इक्वली गिवन है। हर एक व्यक्ति इस फंडामेंटल राइट्स का इक्वली उसे एक्सेप्ट करता है और इक्वली उसे भोग सकता है। मतलब कि, और यहाँ तक कि आप लोग को यह भी पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं। आई बात समझ में। जस्टिसिएबल का मतलब कि फंडामेंटल राइट्स न्यायोचित होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरीके से हनन हो, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी के जरिए, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष के जरिए, इंडिविजुअल के जरिए, या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के जरिए, अगर किसी भी माध्यम से किसी का फंडामेंटल राइट्स डिसमेंटल होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से अपने उस फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफाई करवा सकता है। ये होता है जस्टिसिएबल का मतलब। अब जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है, जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, वो होता है इसके इन्फोर्समेंट का, कि भैया हमारे पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं, फंडामेंटल राइट्स तो हमें गिवन है, लेकिन इसके इन्फोर्समेंट के बारे में क्या है, मतलब कि इसे जस्टिसिएबल है कि नहीं है, इसकी गारंटी कौन देगा, ये इसका गारंटर कौन बनेगा। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर देता है कौन, फंडामेंटल राइट्स, अपना आर्टिकल नंबर 32। बात आई समझ में। तो आर्टिकल नंबर 32 बेसिकली किसके बारे में बताता है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, अगर उस फंडामेंटल राइट्स का किसी भी तरीके से हनन हो रहा है तो उसका गारंटर के जैसे एक तरह से काम करता है, उसकी गारंटी देता है कि हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स इक्वली गिवन है। तो ये बात करता है किसके बारे में, इन्फोर्समेंट के बारे में, जो कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। बात आई समझ में। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि इसका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या महत्व है। तो इसका देखिए, इसे आर्टिकल नंबर 32 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाते समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी ये बात कहा था कि अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को देखा जाए तो उस आर्टिकल्स में जो सबसे मेन आर्टिकल निकल के आएगा वो कौन सा होगा, आर्टिकल नंबर 32। और उतना ही नहीं, आर्टिकल नंबर 32 के बारे में अगर हम नॉर्मली ये बात कहें कि आर्टिकल नंबर 32 किसके बारे में क्या कहता है, राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को पाने का जो अधिकार है वो कौन बताता है, आर्टिकल नंबर 32। कोई भी हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें पता है, सबको पता है, लेकिन उसका गारंटी कि हमें वो मिलेगा, इस जरिए से मिलेगा, अगर इसका किसी तरह से दिक्कत होता है तो उसे फिर कैसे पाया जा सकता है, यही बताता है आर्टिकल नंबर 32। बात आई समझ में। उसके बाद देखिए, सिर्फ बी आर अम्बेडकर ने ही इसके इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं कहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी, अगर हम जो है कि पुराने अगर जजमेंट्स के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसके बारे में बताया है कि जो ये आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो एक तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर्स के जैसे काम करता है। आप लोगों को पता होगा कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना हुई थी, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ही एक तरह से हिस्सा माना जाता है आर्टिकल नंबर 32 को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कहा है कि जो आर्टिकल नंबर 32 है वो एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर का काम करता है। और चूंकि ये आर्टिकल नंबर 32 बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेसिक फीचर रखता है, इसका मतलब क्या हुआ, याद करिए पिछले वीडियो में हमने बात किया था इसके बारे में, जो भी आर्टिकल या जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बेसिक फीचर के वाले होंगे वो अमेंडेबल नहीं होते हैं। मतलब कि किसी भी तरीके से उसे छीना नहीं जा सकता, पीपल के सिटीजन से उसे लिया नहीं जा सकता, यानी कि वो नॉट अमेंडेबल। मतलब कि उसे किसी भी व्यक्ति से किसी भी जरिए लिया नहीं जा सकता, यहां तक कि अमेंडमेंट का प्रोसेस अपनाकर भी, यानी अमेंडमेंट के प्रोसेस के जरिए भी इस आर्टिकल नंबर 32 को किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। आई बात समझ में। तो आर्टिकल नंबर 32 के बारे में हमने वाई के बारे में देखने की कोशिश की। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। वो क्या है कि आर्टिकल नंबर 32 के जो मेन प्रोविजन है वो क्या है, व्हाट के बारे में हम देखते हैं। व्हाट यानी कि व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल नंबर 32। ओके, तो देखिए,
इस आर्टिकल नंबर 32 के जो मेन प्रोविजन है इसमें लगभग चार प्रोविजंस दिए गए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जो सबसे पहला प्रोविजन होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स या फिर किसी भी तरीके से उसे कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड शिकायत हो तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि इसका सबसे पहला जो है राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश दियर फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अगर किसी भी जरिए से किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। किस लिए? इस अपने फंडामेंटल राइट्स को इस्टेब्लिश करवाने के लिए। जो सेकंड इसका प्रोविजन कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ, यानी कि जिसके चलते इसका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है उसके खिलाफ ऑर्डर कह लीजिए या फिर रिट्स कह लीजिए या फिर डायरेक्शन कह लीजिए, ये जो तीन वर्ड आते हैं इसमें से जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रिट्स है। यानी कि जिसके चलते इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिट्स निकाल सकता है, उसके खिलाफ नोटिस जारी किया जा सकता है। रिट्स के बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, रिट्स क्या क्या होते हैं। फिलहाल इतना समझिए कि अगर किसी भी जरिए से किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, वो व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ जिसके चलते इस व्यक्ति का हनन हुआ है उसके खिलाफ रिट्स या फिर ऑर्डर निकाल सकता है। बात आई समझ में? जो थर्ड यहां से प्रोविजन निकल के आता है वो ये आता है कि पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट इस सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट हुआ या फिर और भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो निचले स्तर के कोर्ट्स होते हैं, उन कोर्ट्स के नाम भी उन्हें एम्पावर कर सकता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये रिट्स या ऑर्डर या डायरेक्शन निकालने का पावर नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट के पास। देखिए यहां से एक टर्म मैं आपको और बता दूं कि पार्लियामेंट के पास ये तो पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी अलग अलग कोर्ट्स को इसके बारे में एम्पावर कर सकता है। जहां से ये हाई कोर्ट को यहां से एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब कि हाई कोर्ट के पास स्पेशल इसका पावर ऑलरेडी है। कहां से? आर्टिकल नंबर 226 ये बताता है कि जो काम आर्टिकल नंबर 32 के लिए सुप्रीम कोर्ट का है वही काम आर्टिकल 32 के लिए हाई कोर्ट का है। तो 226 में तो ये डिटेल में दिया गया है, लेकिन यहां पे इस थर्ड प्रोविजन में कहने का मतलब कि पार्लियामेंट अदर कोर्ट को एम्पावर कर सकता है। उस अदर कोर्ट में कौन कौन आएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ या फिर और अलग कोर्ट्स हुए। तो यहां से क्या आता है थर्ड पार्लियामेंट से कि थर्ड प्रोविजन की मतलब पार्लियामेंट जो है अलग अलग दूसरे कोर्ट्स को भी इसके लिए कि हाँ जो भी यहां से फरियाद आया है सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए, उसके खिलाफ आप ऑर्डर या फिर रिट्स या फिर डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये पार्लियामेंट अदर कोर्ट्स को भी इसके लिए एम्पावर कर सकता है। अगर हम नेक्स्ट में अगर प्रोविजन पे चलें तो नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जो राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट है, राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, इस राइट्स को किसी भी परिस्थिति में उसे छीना नहीं जा सकता, यानी कि उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बशर्ते यहाँ पे फिर एक एक्सेप्शन दिया गया है कि एक्सेप्शन में क्या कहता है कि कोई नेशनल या फिर किसी भी तरह का इमरजेंसी ना हो, यानी कि किसी स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल कंडीशन के जरिए उसे अगर इमरजेंसी का समय चल रहा हो, उस इमरजेंसी के समय में ये काम नहीं करता है। लेकिन अगर इमरजेंसी का या फिर कोई विशेष परिस्थिति न बने तो राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट जो इस प्रोविजन में पहला प्रोविजन है, इस प्रोविजन को किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। हाँ, वहाँ पे एक एक्सेप्शन काम करता है कि वहाँ पे अगर नेशनल इमरजेंसी या किसी भी तरह का अगर इमरजेंसी आ जाए, कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए, कोई विशेष परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में ये काम नहीं करता। लेकिन फिर भी उसके बाद जब ये सब मामला जब शांत हो जाएंगी, फिर उस व्यक्ति का जो राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट है वो फिर इस्टेब्लिश करवाया जाएगा। बात आई समझ में? तो ये तो रहा कि आर्टिकल 32 में कौन सा प्रोविजन किए गए हैं। वाई और वाट का मेरे ख्याल से आप लोग को सारा सब जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो ये था आर्टिकल नंबर 32 के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर इस वीडियो के बारे में आप लोग का जो भी राय है वो मुझे कमेंट में बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।